क्लास 12 हिस्ट्री प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात की स्टडी करेंगे। यह चैप्टर काफ़ी बिखरा हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से सरल तरीके से आपको किस प्रकार से समझाया जाए। इस चैप्टर के मुख्यतः दो विषय रहेंगे। जो एक विषय रहेगा वो रहेगा कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने के बाद में उनके द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, उनके द्वारा जो जंगलों का अतिक्रमण किया गया, उससे जंगलों में रहने वाली जनजातियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जनजातियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का EIC ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ शासन के प्रभाव हम देखेंगे, क्योंकि 1765 में अंग्रेज़ों को जो है 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या मिल गए थे, दीवानी का मतलब होता है राजस्व से संबंधित, यानी कर संग्रहण के अधिकार इन्होंने मुगलों से प्राप्त कर लिए थे। और उसके बाद में उन्होंने जंगलों की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। कृषि को बढ़ाने के लिए इन्होंने जंगलों की कटाई करवाई और उनसे जंगलों में रहने वाली जो पहाड़ियाँ और संथाल जातियाँ थी उन पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो इसमें हम अध्ययन करेंगे वो है राजस्व व्यवस्था। यानी अंग्रेज़ों ने जब दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए तो किसानों से किस प्रकार से इन्होंने कर संग्रहण किया। तो किसानों से कर संग्रहण जो है वो किस प्रकार किया, यानी भू राजस्व, खेती पर जो लगान इन्होंने लगाया वो कैसे और किस मात्रा में लगाया और किस प्रकार से उनको संग्रहित किया करों को। तो उसके लिए विभिन्न अधिकारी थे। उन्होंने ज़मींदारों के साथ जो अनुबंध किए, कई जगह उन्होंने किसानों के साथ सीधा अनुबंध किया, कई जगह इन्होंने गांवों के साथ अनुबंध किए और विभिन्न प्रकार के उनके अधिकारी थे, जिसमें ज़मींदार, जोतदार, विभिन्न प्रकार के रेत थे यानी किसान थे। उनका इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इस चैप्टर का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजातियां रहती थी। कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजातियां रहती थी। पहाड़िया, संथाल, केवल एक व दो, दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2, दोनों। तो ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी झारखंड में है। किस में है, ये मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये पूर्वी झारखंड में है राजमहल की पहाड़ियाँ, पूर्वी झारखंड। और इसके जो पूर्व में है, मान लो यहाँ पर ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं पूर्वी झारखंड में, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और इसके जो पश्चिम में है यहाँ पर ये हो गया बिहार आपका। तो बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य जो झारखंड का हिस्सा है वहाँ पर ये राजमहल की पहाड़ियाँ थी और ये पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था। और इसमें जो पहाड़ियाँ है इसके पुराने बासिंदे जो पहले से रह रहे थे, तो पुराने बासिंदे कौन थे, पहाड़ियाँ, और संथाल उसमें बाद में आए, बाद में संथाल इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो ऑप्शंस देखते हैं, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में या फिर मध्य प्रांत में। तो मध्य प्रांत है वो मध्य प्रदेश वाले भाग को नॉर्मली पहले अंग्रेज़ों के टाइम में कहते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में कब लागू किया गया। ऑप्शंस देखते हैं, 1757, 1764, 1773, 1793। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1700, ऑप्शन नंबर 4, 93, यानी 1793 में
स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेज़ों ने किन के साथ राजस्व उगाही के लिए अनुबंध किया, कि राजस्व जो संग्रहण अंग्रेज़ों को करना था तो उसके लिए उन्होंने किस से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या इन्होंने ज़मींदार से किया, राजाओं से किया? तो देखते हैं ऑप्शंस। तो राजाओं से, तालुकदारों से, किसानों से, या फिर 1 व 2 दोनों से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों से, यानी राजाओं से और तालुकदारों से। ये राजा जो हैं ये जमींदारों को ही कहते थे, जमींदार को क्या कहते थे? राजा कहते थे। अगला क्वेश्चन, जोतदार या मंडल कौन होते थे? इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं कि जोतदार या मंडल कौन होते थे। ऑप्शंस देखते हैं, शिकमी रैयत, धनवान रैयत, गांव का मुखिया, या फिर 2 व 3 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3 दोनों, यानी धनवान रैयत और गांव का मुखिया, इनको क्या बोलते थे? जोतदार या मंडल बोलते थे। रैयत का मतलब होता है किसान, ये आप ध्यान रखें, और इसका बहुवचन होता है रियाया। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। सूर्यास्त विधि क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ये 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखते हैं ऑप्शंस। निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक, यानी तिथि मतलब डेट, कि निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं करने पर जमींदार की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। ऑप्शन 2, सूर्यास्त के बाद शहर में कोई घूम नहीं सकता था। सूर्यास्त कानून के द्वारा भू राजस्व को निश्चित कर दिया जाता था। 2 व 3 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं करने पर जमींदार की संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इनके समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शंस देखते हैं, गांवों के धनी किसान जोतदार कहलाते थे। ये ध्यान रहे, कन्फ्यूजन नहीं आना है कि हमें जो असत्य कथन है यानी जो गलत है उसको ढूंढना है। तो इसमें आपको देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, कि आप क्वेश्चन आपको सही से समझना है, उसके बाद में ही आपको उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। तो गांव के धनी किसान जोतदार कहलाते थे। ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय व्यापारी और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का नियंत्रण होता था। तो स्थानीय व्यापार और साहूकारी के कारोबार पर भी जोतदार का नियंत्रण होता था। ये शहरों में रहते थे। किसानों पर इनका नियंत्रण जमींदारों से ज़्यादा था। तो इसका जो हमें ढूंढना था असत्य कथन, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 3, ये शहरों में रहते थे। ये शहरों में नहीं, जोतदार जो है वो गाँवों में रहते थे और गाँवों के प्रभावशाली व्यक्ति थे ये, तो गाँवों में रहते थे। बाकी ये जोतदार के बारे में बिल्कुल सही है, सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। गाँव के धनी किसान जोतदार कहलाते थे, बिल्कुल ठीक। स्थानीय व्यापार और साहूकारी के कारोबार पर भी जोतदार का नियंत्रण था, यानी ये किसानों से जो रैयत थे उनसे उनका उपज खरीदते थे
उनको ब्याज पर पैसे देते थे। ये सारा इस कारोबार पर किसका नियंत्रण था? जोतदारों का था। किसानों पर इनका नियंत्रण जमींदारों से ज़्यादा था, तो जमींदारों से भी इनका किसानों पर नियंत्रण ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन, उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर ज़िले में धनी किसानों का वर्ग जिनको जोतदार कहते थे का विशद विवरण किसने किया है? ऑप्शंस देखते हैं। विशद का मतलब है गहन, बहुत ज़्यादा गहराई से। तो ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स, चार्ल्स ग्रांट, फ्रांसिस बुकानन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, फ्रांसिस बुकानन। अगला क्वेश्चन, उत्तरी बंगाल के धनी किसान जिनको जोतदार कहा जाता था का अन्य नाम कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन को आप समझें कि हमें जोतदार के अन्य नाम ढूंढने हैं और जो नाम जोतदार का नहीं है उसको हमें सही मानना है। ऑप्शंस देखते हैं कि क्या जोतदार का अन्य नाम हवलदार था, क्या गांटीदार था, मंडल था, या फिर शिकमी रैयत नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शिकमी रैयत। ये जोतदार का नाम नहीं था, बाकी सारे के सारे जोतदार के नाम है। तो ये नाम नहीं ढूंढना है। तो ये शिकमी जो रैयत है ये जोतदार का नाम नहीं था, बाकी हवलदार कहते थे जोतदार को, गांटीदार कहते थे जोतदार को, मंडल कहते थे जोतदार को। तो ये तीनों नाम है ये जोतदार के ही है, जोतदार के अन्य नाम। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, जोतदार के अन्य नाम है। ये गरीब किसान होता था शिकमी रैयत। क्वेश्चन नंबर 11, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई 5वीं रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, 5वीं रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 5वीं रिपोर्ट के बारे में जो कथन सत्य नहीं है उसको हमें ओके करना है। इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा व्यावसायिक क्रियाकलापों के विषय में बताया गया है। ओके, अगला ऑप्शन, यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में छपी। 5वीं रिपोर्ट का निर्माण एक परवर समिति ने किया। 5वीं रिपोर्ट में वर्णित सभी तथ्य एकदम सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि 5वीं रिपोर्ट में वर्णित सभी तथ्य एकदम सही है। ये ठीक बात नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन हमें तो गलत ही ढूंढना था, तो इसलिए ये हमारा उत्तर सही है। बाकी जो ये 5वीं रिपोर्ट के बारे में तथ्य हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द और उनके अर्थ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शब्द दिए गए उनके अर्थ में जो सुमेलित नहीं होगा उसको हमें ढूंढना है, जो सुमेलित हैं उनको हमें ओके नहीं करना है, जो गलत है उसको ओके करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। बेनामी, किसी महत्वहीन व्यक्ति के नाम पर संपत्ति करवाकर उस पर नियंत्रण बनाए रखना, कि एक बहुत धनी आदमी है, उसके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि इतनी संपत्ति कहाँ से, तो उसमें जो कुछ कोई फैक्ट्री या उसका कोई स्कूल कॉलेज कोई है तो वो किसी अन्य भरोसेमंद आदमी के नाम पे उसको कर देता है, ताकि वो जो है ऐसा लगता है कि ये उसकी नहीं है संपत्ति, लेकिन पूरा नियंत्रण जो है वो उस व्यक्ति का या जो धनी व्यक्ति है उसका उस संपत्ति पे बना रहता है। उसको बोलते हैं बेनामी, यानी किसी महत्वहीन व्यक्ति के नाम पर संपत्ति करवाकर उस पर नियंत्रण बनाए रखना। रैयत, भूस्वामी खुद काश्त किसान, कि रैयत वो होते थे जिनके पास खुद की भूमि होती थी, जिन किसानों के पास। शिकमी रैयत, शिकमी रैयत क्या होते थे? जो रैयत की ज़मीन पर बटाई पर खेती करते थे, यानी ये लगभग पाही काश्त के समान है। कौन? पाही काश्त। महाल, भू राजस्व दर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, महाल। महाल जो होता है ये भू राजस्व दर नहीं होकर के भू संपदाएं होती है। क्या होती है? भू संपदाएं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द और उनके अर्थ में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब हमें फिर पारिभाषिक शब्द होगा उसका अर्थ देखना है, तो जो सही नहीं होगा उसको हमें
ओके मार्क करना है। तो राजा जोतदार का अन्य नाम, ओके। बटाईदार अधियारों या बर्गदारों जोतदार की ज़मीन पर खेती करते थे तथा आधी उपज को जोतदार को देते थे, उनको बटाईदार या अधियार या बर्गदार कहते थे। जोतदार गांव में रहने वाले धनी रैयत जिनके पास प्रचुर भू संपदाएँ होती थी। जमींदार यह अंग्रेज़ों से भू राजस्व अनुबंध करता था तथा गांवों के लिए भू राजस्व की दर तय करता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, राजा जोतदार का अन्य नाम। ये राजा जो होता था जोतदार का अन्य नाम नहीं होता था, हमें तो गलत ढूंढना था ना, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ये सही हो गया। लेकिन राजा जो नाम था वो जमींदार का था। किसका? जमींदार का, जोतदार का नहीं था, इसलिए गलत हो गया। तुम्हारा ये सही उत्तर है। इसमें एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अमला जो होता है राजस्व इकट्ठा करने वाला जमींदार या एक अधिकारी होता है अमला। तो राजस्व इकट्ठा करने वाला जमींदार का एक अधिकारी होता है जो जमींदार की तरफ से राजस्व इकट्ठा करता है, अमला। ये बिल्कुल सही है। तो गलत जो इसमें था वो यही था, ऑप्शन नंबर 1, राजा जोतदार का अन्य नाम, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से फ्रांसिस बुकानन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रांसिस बुकानन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में जो सत्य नहीं है उसको हमें सही करना है, ओके मार्क करना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बुकानन जो कि 1794 से 1815 तक हिंदुस्तान में रहता है, एक शल्य चिकित्सक था तथा कुछ समय के लिए यह लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। ओके। कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की। 1810-11 में बंगाल सरकार के अनुरोध पर इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया, यानी सर्वे किया उसका। सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है इसमें, सारे फैक्ट्स कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, राजमहल की पहाड़ियाँ आदिवासियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कही है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ आदिवासियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को देखना है हमें। ये झूम खेती किया करते थे तथा जंगलों की ज़मीन पर अपना पुश्तैनी अधिकार समझते थे कि भाई जंगल हमारी बपोती है, यानी हमारे बाप दादाओं के पास थे और आज हमारे पास है, उन पर हमारा पूर्ण अधिकार है। आगे देखते हैं। ये जंगलों से खाने के लिए महुआ के फल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया, राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। ये सारा सामान ये जंगल से इकट्ठा करते थे। ये बाहरी लोगों जैसे साहूकारों, व्यापारियों, ब्रिटिश अधिकारियों तथा संथाल आदिवासियों से नफरत करते थे। सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। पहाड़िया आदिवासियों के बारे में ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संथाल आदिवासियों से इसलिए नफरत करते थे कि संथालों को अंग्रेज़ों ने इनके पहाड़ों के तलहटी में बसाया और जंगल काटकर खेती करने के लिए बोला, इसलिए इनका क्षेत्र सिकुड़ रहा था और संथाल उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे थे। इसलिए पहाड़िया आदिवासी संथाल आदिवासियों से नफरत करते थे। पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक किसको माना जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। कुदाल को, हल को, तलवार को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कुदाल। क्योंकि ये कुदाल के माध्यम से जो जंगल जला देते थे, उनमें कुदाल के माध्यम से उस पहाड़ी ज़मीन को ये खोदते थे और खेती करते थे, इसलिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामिन ई कोह क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। ये राजमहल की पहाड़ियों का तलहटी वाला क्षेत्र है। यह संथालों के लिए सीमांकित यानी डिमार्केटेड क्षेत्र है जिसके अंदर इनको जंगलों को साफ करना था तथा हल चलाकर खेती करनी थी। इसके सीमांकन का कार्य 1832 तक पूर्ण हो गया। सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
1855-56 के संथाल विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन सा नहीं है? तो जो कारण संथाल विद्रोह का नहीं है उसे हमें ओके मार्क यानी सही करना है। तो देखते हैं ऑप्शंस। दामिन ई कोह क्षेत्र जिसमें संथालों ने ज़मीन को साफ कर खेती शुरू की, उस पर अंग्रेज़ों द्वारा भारी कर लगा दिया गया। शाहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर अदा न किए जाने की सूरत में ज़मीन पर ही कब्जा कर रहे थे। यानी जब कर नहीं दिया जाता था तो ये साहूकार लोग इन जो पहाड़िया लोगों की ज़मीन पर या संथालों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। ज़मींदार लोग दामिन ई कोह पर अपने पूर्ण नियंत्रण का दावा कर रहे थे। सभी सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसके ऊपर बाद में जो मॉडल पेपर्स आएंगे वो भी आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 19, संथाल लोग दीकू किसको कहकर पुकारते थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संथाल लोग दीकू किसको कहकर पुकारते थे। क्या ये दीकू साहूकार को कहते थे, ज़मींदार को कहते थे, ब्रिटिश अधिकारी को कहते थे या फिर इन सभी को कहते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इन सभी को। कि जो भी संथाल क्षेत्र में बाहरी लोग थे, जो संथाल जनजाति से संबंधित नहीं थे, उन सब को वो दीकू कहकर पुकारते थे। क्या? दीकू यानी बाहरी लोग, और ये इन बाहरी लोगों से नफरत करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम क्या था? ऑप्शंस देखते हैं। सिद्धू मांझी, बाबा रामचंद्र, फ्रांसिस बुकानन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धू मांझी। और संथाल विद्रोह कब हुआ है? ये हुआ 1855-56, याद रहना चाहिए आपको ये। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह 1855-56 के प्रमुख परिणामों में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इस विद्रोह के जो परिणाम निकले हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं था, उसको हमें ओके यानी सही करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। संथाल परगने का निर्माण, ओके। 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया ये संथाल परगना बनाने के लिए। संथाल परगने में विशेष कानून लागू किए गए। संथालों ने कभी पुनः विद्रोह नहीं किया तथा वे संतुष्ट हो गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि संथाल ने कभी पुनः विद्रोह नहीं किया तथा वे संतुष्ट हो गए। नहीं, संथाल संतुष्ट नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, बुकानन के भू सर्वेक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं था? तो बुकानन ने जो भू सर्वेक्षण किया है 1810-11 में, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भू सर्वेक्षण के लिए क्यों नियुक्त किया, तो उसमें कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। जो उसका उद्देश्य नहीं था उसको हमें सही करना है। वाणिज्यिक उपभोग के लिए पेड़ों की जानकारी लेना। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर और बनाए जाते हैं, तो रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए पेड़ों की जानकारी लेना। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खनिजों की जानकारी लेना। खेती के विस्तार की संभावनाओं को खोजना। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की संभावनाओं को ढूंढना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की संभावनाओं को ढूंढना। यह अंग्रेज़ों का काम नहीं था कि वो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की संभावनाओं को ढूंढे। वो अपने फ़ायदे को ढूंढने के लिए हर कार्य करते थे कि पेड़ ढूंढने ताकि रेलवे लाइन बिछाई जा सके, फर्नीचर बनाया जा सके, उनको बाज़ार में बेचा जा सके। प्राकृतिक खनिज, कोयला, लोहा, इस्पात, जो खनिज हैं, इनको प्राप्त करना और उनको बाज़ार में बेचना, ये उनका मकसद था। खेती के विस्तार की संभावनाओं को देखना था कि ज़्यादा खेती होगी तो लोग विद्रोह नहीं करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कर के रूप में अनाज और या फिर नकद की प्राप्ति होगी। तो ये उद्देश्य थे इनके मुख्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दक्कन आंदोलन पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में कब शुरू हुआ? ऑप्शंस देखते हैं कि 12 मई 1875, 1855-56,
1921 या फिर 1924। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12 मई 1875। तो इसमें आप सूपा गांव का नाम बिल्कुल याद रखें कि दक्कन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो सूपा गांव पूना में ये आंदोलन 12 मई 1875 को शुरू हुआ है। 1855-56 में संथाल आंदोलन हुआ है। कौन सा? संथाल आंदोलन। और बाकी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डेविड रिकार्डो का संबंध किस क्षेत्र यानी विषय से है? तो ऑप्शंस देखते हैं। इतिहास से, पुरातत्व से, या फिर भूगोल से, या अर्थशास्त्र से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अर्थशास्त्र से। तो डेविड रिकार्डो का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से है। किससे? इकोनॉमिक्स से है। मुंबई तथा दक्कन क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई? तो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। उनमें हम देखते हैं कि मुंबई तथा दक्कन के क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई। तो स्थायी बंदोबस्त, जिसका अन्य नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त। रेड कर लेते हैं पेन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो था वो बंगाल में था, जिसको कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? 1893 में, और 1793 में। और जो महलवाड़ी बंदोबस्त है ये जो था पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है उसके बारे में जो कथन सही नहीं है उसको हमें देखना है। तो राजस्व की राशि यानी दर सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की जाती थी। किसमें? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, जो कि दक्कन में लागू हुआ था, यानी मद्रास और किसमें? मद्रास और बॉम्बे में। तो राजस्व राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। यह व्यवस्था मद्रास तथा दक्कन में 1920 में लागू की गई। चलो ये बात आ भी गई है। प्रत्येक 40 वर्ष के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाना था, कि 40 वर्ष बाद में देखना है कि लगान को कम किया जाए या बढ़ाया जाए। राजस्व दर बहुत ज़्यादा थी तथा समय पर राजस्व नहीं देने पर फसलों को जब्त कर लिया जाता था। तो अंग्रेज़ों को जब समय पर राजस्व नहीं मिलता था तो किसानों की फसलों को ही जब्त कर लेते थे। उनके जो साजो सामान होते थे, बैल होते थे, गाड़ी होती थी, उनको भी जब्त कर लिया जाता था। तो इसका जो हमें ढूंढना था असत्य कथन, तो ये असत्य वाला जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक 40 वर्ष के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाना था। 40 नहीं, 30 वर्ष बाद किया जाना था। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दक्कन में भयंकर अकाल कब पड़ा जिसमें 1/3 पशुधन तथा आधी मानव जनसंख्या खत्म हो गई? ऑप्शंस देखते हैं। 1855-56, 1875, 1832 से 34, 1879। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1832-34। तो इस काल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा दक्कन में, और 1/3 पशुधन यानी 100 में से 33 पशु मर गए, और आधी मानव जनसंख्या खत्म हो गई। यानी अगर 50 लाख आदमी थे तो 25 लाख आदमी वहाँ पर मर गए अकाल से। तो 1855-56 में तो संथाल विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? संथाल विद्रोह। और 1875 में दक्कन आंदोलन हुआ है। क्या हुआ है? दक्कन आंदोलन। 1879 दक्कन दंगा रिपोर्ट। क्या? दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है वो आती है रिपोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस देखते हैं। 1857, 1855-56, 1875, 1859। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
ऑप्शन नंबर 1 1857, 1855-56 संथाल विद्रोह, 1875 दक्कन विद्रोह, तो ये संथाल विद्रोह हो गया, और इसमें आपका दक्कन विद्रोह हो गया, दक्कन अपराइजिंग। और 1859 में जो है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की अंग्रेज़ों ने स्थापना की थी। मैनचेस्टर ये एक ब्रिटेन का व्यावसायिक या औद्योगिक नगर है, तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई 1859 में। अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शंस देखते हैं, 1855-56, 1861, 1864 या फिर 1875। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 1861। 1855-56 संथाल विद्रोह, 1864 में जो ये गृह युद्ध है ये खत्म हो जाता है, और 1875 में दक्कन अपराइजिंग या विद्रोह हुआ है, दक्कन विद्रोह। ये आपको बार बार इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 30, 1862 में भारत ब्रिटेन द्वारा आयातित कुल कपास का कितने प्रतिशत आपूर्ति करता था? यानी 1862 में जो इंग्लैंड को कपास की ज़रूरत थी उसकी कितने प्रतिशत की पूर्ति भारत करता था? तो 60, 70%, 80% या फिर 90%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 90%। और 1860 में ब्रिटेन को जो है 3/4, 1860 के पहले की बात चल रही है, 3/4 यानी लगभग 75% जो कपास की आपूर्ति कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था, और उसमें गृह युद्ध छिड़ने के बाद में ये आपूर्ति 90% हिंदुस्तान करने लगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1859 के परिसीमन कानून के तहत ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को कितने वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शंस देखते हैं, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, फिर 4 वर्ष के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष तक की ऋण पत्र यानी जो बॉन्ड होते थे उनको सरकार ने मान्यता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 32, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो ऑप्शंस देखते हैं, 1855-56, 1861, 1875, 1878। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1878। एक बार फिर देखते हैं कि 1855-56 संथाल विद्रोह, 1861 अमेरिकन गृह युद्ध, अमेरिकन गृह युद्ध होता है शुरू, और 1875 दक्कन विद्रोह। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप इसको 1.25 या फिर 1.50x पर करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दक्कन दंगा आयोग की जांच रिपोर्ट के अनुसार दक्कन विद्रोह का प्रमुख कारण क्या नहीं था? तो दक्कन विद्रोह का जो प्रमुख कारण नहीं था उसको हमें ओके करना है। तो दक्कन विद्रोह का कारण नहीं था वो देखते हैं, सरकार की भू राजस्व दर, साहूकारों द्वारा शोषण, ऋणदाताओं द्वारा शोषण, सभी प्रमुख कारण हैं। तो जो नहीं है वो हमें ढूंढना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 सरकार की भू राजस्व दर, क्योंकि दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है वो अंग्रेज अधिकारियों ने दी है, तो ये सरकार की भू राजस्व दर यानी कर ज़्यादा था इसलिए दंगा हुआ, ये क्यों बताएंगे? मतलब इससे तो अंग्रेज़ों की किरकिरी होगी ना कि इन्होंने इतना अधिक कर किसानों पर डाला, कर का बोझ कि किसानों विद्रोह कर दिया। तो इस बात को इन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि साहूकारों द्वारा इनका बहुत अधिक शोषण किया गया, ऋणदाताओं के द्वारा शोषण किया गया, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? दीवानी मतलब कर संग्रहण यानी राजस्व व्यवस्था पर कब इन्होंने अधिकार कर लिया? राजस्व संग्रहण पर कब अधिकार प्राप्त किया? तो दीवानी प्राप्त की 1757, 1764, 1765, 1775। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 1765। मुगल बादशाह ने इन्होंने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा? प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों ने अवध
बंगाल और दिल्ली के बादशाह को सम्मिलित रूप से तीनों को एक साथ हराया अंग्रेज़ों ने। और 1765 में तो बंगाल की दीवानी प्राप्त की है इन्होंने, और 1775 में दक्कन विद्रोह हुआ है। कौन सा? डेक्कन अपराइजिंग, दक्कन विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 35, मद्रास और दक्कन क्षेत्र में पहला भू राजस्व बंदोबस्त यानी रैयतवाड़ी कब लागू किया गया? ऑप्शंस देखते हैं। 1793 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1875 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1818 ईस्वी में मद्रास और दक्कन क्षेत्र में पहला भू राजस्व बंदोबस्त रैयतवाड़ी लागू किया गया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया। कहाँ पर? बंगाल में। ये बंगाल में लागू हुआ है 1793 ईस्वी में, और 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ है। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे, दक्कन विद्रोह हुआ है। अगला क्वेश्चन, 1860 से 64 के मध्य 1 एकड़ ज़मीन पर कपास उगाने के लिए किसानों को कितनी अग्रिम राशि दी जाती थी? ऑप्शंस देखते हैं कि 100, 200, 300 या फिर 400 रुपये। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 100 रुपये। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, संथालों की शक्ति के प्रतिनिधित्व का प्रतीक क्या है? संथालों की शक्ति, तो क्या कुदाल है, हल है, तलवार है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हल, क्योंकि संथाल हल चलाकर खेती करते थे, इसलिए उनके शक्ति का जो तो प्रतिनिधित्व करता था वो प्रतीक था हल। और कुदाल जो था वो पहाड़िया लोगों का था। किसका? पहाड़िया जनजाति का था कुदाल। और इन दोनों जनजातियों के बीच में टकराव रहता था, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पहाड़िया सोचते थे कि संथालों ने उनके भू क्षेत्र पर आकर के कब्जा कर लिया है। तो अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।